आप देवभूमि के लोग हैं। मूल द्वारका आपके इस पवित्र गामड़ा का नाम है। तो मैं समझता हूं कि आप गायत्री मंत्र जो वेदों में बड़ा प्रामाणिकता से बार बार आता है, उसका मिलके मेरे साथ उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र जानते हैं कि नहीं? तो सब मिलके मेरे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वेद मंत्र में हमने भगवान से कामना की है कि ईश्वर आपने पवित्र मानव जीवन हमें दिया है, और इसमें सबसे बहुमूल्य जो है वो बुद्धि है। मनुष्य को छोड़कर धरती पे असंख्य प्राणी हैं, लेकिन किसी को ऐसी बुद्धि भगवान ने नहीं दी जैसे मनुष्य को दी है। अब ये बुद्धि यदि सत्य मार्ग पर चले तो कल्याण करती है, और ये उल्टे मार्ग पर चले तो विनाश भी करती है। तो हमने भगवान से इस मंत्र में प्रार्थना की है कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बने, हम सबको सुख देने वाले बने, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, और सबके कल्याणकारी सोच हमारी बने। ये बात हमने की। आज मुझे प्रसन्नता की गिर सोमनाथ जिला में प्राकृतिक खेती संवाद में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री डी जाडेजा जी, जो कलेक्टर हैं आपके जिला के, और हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक उपस्थित हैं एसपी महोदय श्री मनोहर सिंह जाडेजा जी, और डायरेक्टर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के वाईपी जोशी जी, और निवासी अधिक कलेक्टर आरसी औल जी, और प्रांत अधिकारी गिर सोमनाथ आदरणीय श्री सीपी हिरवानिया जी। आप सब मूल द्वारका गांव के बहुत ही सम्मानित खेडूत भाइयों और बहनों, बेटियों, आपके इस पवित्र नगरी में मैं पहली बार आया, और मैं क्या संभवतः कोई गवर्नर पहली बार ही आपके गामड़ा में आया होगा। और इसके साथ मैं अतिथि बन के आया हूं। अतिथि पता किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। समझ में आई बात? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तारीख ना हो, उसे अतिथि बोलते हैं। इसलिए आपने के बिना बुलाए मैं आया हूं आपके गांव में, और मुझे जानकारी मिली आपके गांव की ऐतिहासिकता की। ये द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी का ये पूरा क्षेत्र, जिसमें देव लोग रहते हैं, भले लोग रहते हैं। तो भले लोग और बुरे लोग, दो ही प्रकार की दुनिया है, एक अच्छे और एक बुरे। जो गलत लोग होते हैं उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और जो अच्छे काम करते हैं सब लोग उनका सम्मान भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, और चर्चाएं भी करते हैं। तो हम जीवन में अच्छे बनेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ दे पाएंगे और एक अच्छे समाज की रचना करेंगे। तो उसी सोच को लेकर एक मिशन, जिसकी चर्चा अभी माननीय कलेक्टर महोदय ने की है, कि पिछले दिनों में 2 साल तो कोरोना ने हमारे खराब कर दिए थे। तो 3 साल मुझे मौका मिला प्राकृतिक खेती अभियान को गुजरात में चलाने का।
उसका ये परिणाम हुआ, प्रदेश सरकार ने बहुत सहयोग दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद इस मिशन में है। इस समय गुजरात में लगभग 10 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी ये संख्या है और ये क्यों जरूरत है इसकी हमने ये विचार करना है। अब मैं बातचीत करूंगा, अब गड़बड़ होगी, ये तो खड़े बहुत हैं, बैठने वालों के लिए कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। केवल प्राकृतिक खेती, ऐसी हमारी कुछ बहनें ने भी हाथ खड़ा किया और खेडूत बंधुओं ने भी हाथ खड़ा किया जो प्राकृतिक खेती को जानते हैं, समझते और करते हैं। बहुत अच्छा। अब अगली बात, मैं खुद 7 साल पहले रासायनिक खेती करता था, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही अपने खेतों में डालता था, तो इसमें घबराने की बात नहीं। और अब मैं अपने 180 एकड़ के खेत में, जिसकी चर्चा माननीय कलेक्टर महोदय ने की, इन सब को मैंने अपना खेत खुद घूम करके दिखाया है। तो आप उस सारे सिस्टम को समझते हैं। उस खेत में मैं एक बूंद भी अब यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता और रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा उत्पादन लेता हूं। तो यहाँ जो रासायनिक खेती करने वाले भाई बहन हैं वो कृपया हाथ खड़ा करें। डरने की जरूरत नहीं है, करो भाई। ये तो प्राकृतिक करने वाले तो 4 ही 5 हैं, बाकी तो वही होंगे। अच्छा, जो खेती करते ही नहीं वो हाथ खड़े करो। आप खेती ही नहीं करते? अच्छा, मछुआरे हो। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। रोटी तो खाते होगे? खाते हो? साग भाजी भी खाते हो? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आपके भी काम की बात रहेगी। तो खेडूत थोड़े बुलाए आप लोगों ने इसमें? अच्छा, कोई नहीं, बागायत वाले तो ज्यादा चाहिए मेरे को। अच्छा, नारियल की जो खेती करते, बागायत करते, वो कितने? बात खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। आप समझिए कि ये जो खेती बाड़ी इस समय हम कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग रासायनिक खादों का, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक का प्रयोग करते हैं। और आप इसलिए करते हो कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और प्राकृतिक खेती से आप इसलिए डरते हैं कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। यही है ना समस्या? बोलो भाई मेरे पास साथ। अब चूनी बैठना नहीं, ये क्लास लगेगी। अब मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूँ। मेरा स्कूल जो ना, कलेक्टर साहब ने देखा, वहाँ 1500 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे 5 गुरुकुलों में, चारों में 5000 बच्चे पढ़ते हैं और वो मैं बच्चे पढ़ाने का काम है। तो आज मेरी क्लास में खेडूत को पढ़ाने का काम चलेगा। अब यदि आप हाँ ना में उत्तर दोगे तो मैं समझूंगा कि बहुत इंटेलिजेंट खेडूत बुलाए, और आप हाँ नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कमजोर विद्यार्थी। ठीक है? हाँ, एक बात। दूसरा, फिर दोबारा, आप इसलिए प्राकृतिक खेती से डरते हो कि हमारा उत्पादन घट जाएगा। ये गलत धारणा है। यहाँ जितने प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत हैं, कृपया जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो एक बार खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, अब इन लोगों को देखो, आप, ये बहनें भी हैं, भाई भी हैं। ईमानदारी से बताओ, आपका उत्पादन प्राकृतिक खेती से कम हो गया क्या? जी नहीं, बढ़ा है। सुनो ध्यान से, आप कह रहे हैं घटा नहीं, बढ़ा है। घटेगा उसका जो प्राकृतिक खेती को ठीक ढंग से नहीं करता। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हर साल धरती माँ की गुणवत्ता बढ़ेगी, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो आपको कोई घाटा नहीं ना किसी को? जी नहीं, घाटा नहीं। सब खुश हैं? खुश है। धन्यवाद, बैठ गया। अब बाकी जो खेती करने वाले लोग हैं
उनको इनसे समझना चाहिए कि ये लोग भी सब तरह की खेती करते हैं और बागायत जो करते हैं उनको तो खेती बाड़ी से भी ज्यादा फायदा होता है। बागायत में तो प्राकृतिक खेती बहुत जल्दी काम करती है। पिछले 2-3 साल पहले मैंने अहमदाबाद में किसानों का एक ट्रेनिंग कैंप लगवाया था और उस ट्रेनिंग कैंप में मैं बोल रहा था जैसे आपके बीच में, तो मैंने बताया कि इस समय कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, सब बीमार हो रहे और अस्पताल भरे पड़े हैं। अभी आपने सुना होगा अखबारों में, टीवी पे, हमारे गुजरात में ही सूरत में एक बेटी कुल 8 साल की स्कूल में हार्ट अटैक होकर मर गई। सुनी कि नहीं घटना? और कल परसों एक 9 साल की बच्ची अहमदाबाद में मर गई, हार्ट अटैक हो गई। और 18-20 साल के बच्चों के ग्राउंड में खेलते हुए हार्ट अटैक हो गया, सीढ़ी पे चढ़ते गिरते मर गए, हार्ट अटैक हो गया। आपने कभी सुना था हार्ट अटैक की बीमारी को 30-40 साल पहले? नहीं। कोई नहीं जानता था, न कैंसर को जानता था, न डायबिटीज को जानता था। आज इतनी बीमारियां फैल गई हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। आखिर ये हो क्यों रहा है? पहले क्यों नहीं होता था? पहले धरती माता में इतना जहर नहीं डाला जाता था जो आज हम डाल रहे हैं। आज तो नारियल में भी मैंने सुना, इस पेड़ में भी आप डालते हैं केमिकल और यूरिया, डीएपी। तो जब मैंने अहमदाबाद में ट्रेनिंग कैंप लगाया और बताया कि भाई आप जो भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक फसलों में, खेतों में, बागायत में डालते हो, वो सारा फल, साग सब्जियों में मिलता, हमारे शरीर में जाता है। तो मेरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां एक कृषि के बड़े अधिकारी मेरे पास आए। ये सुनने की बात आपको, आप नारियल की खेती बहुत करते हैं। तो वो अधिकारी मेरे पास आया और वो जवान थे। उन्होंने घटना अपने घर की सुनाई मेरे को कि जी मेरी नई शादी हुई, भगवान की कृपा से 2-1 साल के बाद पत्नी गर्भवती हो गई और मुझे कहीं से पता लगा था कि गर्भवती नारी महिला को यदि ये नारियल का पानी पिलाया जाए तो बालक जो है उसकी चमड़ी जो है बहुत चिकनी और बहुत मुलायम और गोरे रंग की होती है, ऐसा उसने कहा। मैंने सुना और मैंने निर्णय लिया कि अपनी पत्नी को जब बालक गर्भ में हुआ तो मैंने उसको बालक के जन्म तक कोई दिन नहीं छोड़ा, नारियल ना पिलाया। और भगवान की कृपा हुई कि मेरे यहाँ ठीक समय पर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ। और वो बेटा जैसे डॉक्टर्स ने, वैद्य ने बताया, वैसा ही बिल्कुल गोरा, बहुत चिकनी उसकी चमड़ी, बहुत ठीक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे आयु बढ़ी, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, जैसा था वैसा ही कमजोर रहा। तो हमारी चिंता बढ़ी, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? तो हम डॉक्टर्स के पास गए, उसने देखा कि हाँ ग्रोथ तो होनी चाहिए, नहीं हो रही। फिर बड़े हॉस्पिटल पे भेजा और वहां कुछ मेडिसिन, दवाई शुरू कर दी, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में उसके हमने टेस्ट कराए सारे। जब टेस्ट कराए तो उस बच्चे को ब्लड कैंसर पाया। समझ में आई बात? ब्लड कैंसर पाया उस बच्चे को, इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। और उसका कारण क्या पाया
कि मैंने जो नारियल पिलाया लगातार उस बच्चे को, नारियल में जो जंतुनाशक आप डालते हैं, जो यूरिया डीएपी का जहर डाला गया, वो सारा इन फलों में पहुंचता और वो पानी उस महिला मां पिलाया, उससे मेरा बच्चे को कैंसर हुआ और उसकी अंत में मृत्यु हो गई। ये खुद मेरे को बताया उस कृषि अधिकारी। तो आज ये हॉस्पिटल आजकल जो बन रहे हैं ना शहरों में, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कैंसर के बन रहे हैं। डॉक्टर्स को पता कि ये रोगी ज्यादा आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि सारे देश का किसान सारा दिन यूरिया डीएपी जंतुनाशक एक दूसरे से ज्यादा कंपटीशन में डाल रहा है और उसका परिणाम भारी मात्रा में बीमारियां बढ़ रही। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई और उसमें ये रासायनिक खेती आई, तो सबसे पहले पंजाब के लोगों ने इसको सबसे ज्यादा प्रयोग किया। फिर हरियाणा और बाकी देश में। अब तो आप पीछे नहीं, अब तो आप भी जुटे पड़े इस काम पे। तो आपको जानकारी हो, पंजाब में एक जिला है भटिंडा, वहां से एक ट्रेन चलती है बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल के लिए प्रतिदिन। उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन। या सुनने में आई कि नहीं आपको? ये उस ट्रेन का ही नाम कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन है। क्या है उसमें कि जहां यूरिया डीएपी जंतुनाशक का ज्यादा प्रयोग हुआ, वहां इतना कैंसर फैल गया, कोई घर ही नहीं बच रहा जहां पर मातम न छाया। और आप सबसे मैं पूछता हूं, भगवान ना करे किसी के घर में कैंसर हो जाए, तो क्या उस घर में शांति बचती है? उस घर में कोई पैसा बचता है? सारा पैसा डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयों में जाता है, और घर की शांति खत्म, रिश्तेदार भी परेशान होते। और आज से 40 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कैंसर क्या होता है, कोई जानता नहीं था हार्ट अटैक क्या होता है, कोई जानता नहीं था डायबिटीज क्या होती है। आज घर घर में कोई रिश्तेदार संबंधी कहीं ना कहीं सूचना मिलती है, फलाने को कैंसर है, फलाने को डायबिटीज है, वो मर गया हार्ट अटैक से। बिना कारण के कार्य नहीं होता। और कारण इसका क्या है कि आप और हम खेतों में सब जगह यूरिया डीएपी जंतुनाशक और हर साल बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल पहले जितना था उससे ज्यादा बढ़ाया, कम हुआ? बोलो बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो, ज्यादा हुआ। बढ़ रहा है कि नहीं? कम तो नहीं डालना पड़ता और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों ने धरती माता को भी बंजर बना दिया। वैसे मैं देखता आया हूं आपके इस इलाके में, आप खेती बड़ी अच्छी करना जानते, समझदार खेडूत है। यहाँ मैंने खेती को देखते हुए आया हूं मैं पूरा रास्ते में। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता कि यूरिया डीएपी खूब डालते हो आप, दबा कर खूब यूज करते हो, हाँ या ना? हाँ, लेकिन इस खतरे से भी तैयार हो जाओ। आप उत्पादन बढ़ाने के चक्र में जो जहर डालते हो, इससे होगा क्या? आपकी ये धरती बंजर हो जाएगी, ये कुछ पैदा नहीं करेगी कुछ साल के बाद। और आपके जो आने वाली पीढ़ियां, बच्चे हैं, वो कहेंगे हमारे बड़े ले कैसे थे कि जो हमें बंजर जमीन दे के गए, धरती में पानी छोड़ के गए नहीं, अस्पताल रोगियों के भर के गए। तो आप ये चिंता मत करो कि आपका उत्पादन घटेगा। जो जैविक खेती है ना, जैविक खेती, उससे उत्पादन घटता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा अंतर है। आपके दिमाग में, मगज में ये बात बैठा दी गई है कि ये जैविक खेती ही है प्राकृतिक खेती, और आप यूं डरते कि इससे तो उत्पादन कम हो जाएगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। मैंने खुद जैविक खेती की 3 साल की, उसमें मेरे को कुछ बचा नहीं।
खर्चा कम हुआ नहीं, मेहनत भी मेरी कम नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने प्राकृतिक खेती की। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। आप जंगल में गए ना कभी? जंगल में गए? जंगल में आपके यहाँ तो काफी आगे। इन जंगल में यूरिया कौन डालता बोलो? डीएपी कौन डालता है? जंतुनाशक कौन डालता है? गोबर की खाद कौन डालने जाता है? पानी कौन देता है? कोई नहीं देता। और जंगल का पेड़ समय पर आके फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के पौधे के किसी पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला लैब में लेके जाओ, उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर इत्यादि सब खनिज से भरपूर है वो। जब परमात्मा प्रकृति जंगल के पेड़ की सारी जरूरतें पूरी करती तो मेरे खेत की क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती। यह है नेचुरल फार्मिंग, यह है ईश्वरीय खेती। आपने और हमने अपने खेतों को, धरती माँ को जहरीला बना दिया। ये धरती माँ, इसके ऊपर इतना तेजाब डाला जाता है। आप और हमारे शरीर पर अंदर तो डाले तो एक अच्छा ही काम करते। उत्तर देना। ये यूरिया डीएपी इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि सारा दिन आप खेतों में डालते। अच्छा होगा तभी डालते हो। और ये कीटनाशक भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, तभी तो अपने सारे खेत और बागायत में डालते हो। तो मैं डीएम साहब से एक रिक्वेस्ट करने लगा हूं अभी। इस कार्यक्रम के बाद आपको एक एक कप हम चाय पिला के भेजेंगे और उस चाय में कहूंगा डीएम साहब को चीनी मत डालो, एक एक चम्मच यूरिया डीएपी डालो इनकी चाय में। ठीक रहेगा ना? क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है। और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कीटनाशक ज्यादा मत डालना, बस एक एक बूंद डाल देना। ठीक रहेगा प्रोग्राम? क्यों साहब? बहन बेटियों बोलो राम नाम सत्य। एक ही बूंद से, एक ही बूंद से। और आप इस धरती के लोगों को कितना जहर पिलाने का काम करते हैं, धरती माँ को कैसे जहरीला करते हैं। क्या इस पाप से हम बच पाएंगे? क्या हम इस मूल द्वार का जैसे पवित्र धर्म वाले गांव में रहकर ये काम हमें अच्छा लगेगा? अरे जीवन देना महानता है, जीवन लेना महानता नहीं। हमने लोगों को जीवन देना चाहिए, स्वास्थ्य देना चाहिए, और हम लोगों को थोड़े से लाभ के लिए धरती माँ को बंजर बना रहे हैं, हवा को दूषित कर रहे हैं, पानी को हमने बर्बाद कर दिया और लोगों को सबको बीमार कर दिया। किस काम का ये रास्ता है? बहुत दुखदाई ये काम। आप सब बोलते तो है नहीं, चुप बैठे। आप उत्तर दो। आज से 20 साल पहले बोतलों में पानी लिए घूमते, कोई लिए घूमता था क्या? नहीं। कहीं भी पी लेते थे ना। आज पी लो ना कहीं भी, पी के मरेंगे। क्यों? आपने पानी पीने लायक छोड़ा ही नहीं है, सारा पानी तबाह कर दिया, जहर मिला दिया उसमें। और बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, मास्क लगाए फिरते, दिल्ली मुंबई में सब बच्चों को अस्थमेटिक हो गए, चश्मे लग गए, बेचारों के फेफड़े गल गए। क्यों? हवा लेने लायक छोड़ी नहीं। ये यूरिया डीएपी आप खेत में छिड़कते हो ना, यूं ऐसे यूं डालते हो ना, मैं भी यूं डालता था, आपसे भी ज्यादा डालता था। तो इस यूरिया में नाइट्रोजन होती है गैस, नाइट्रोजन। जब हम खेत में डालते तो नाइट्रोजन आकाश की ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो इन दोनों के मिलने से
तीसरी गैस पैदा होती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस पर्यावरण को खराब करने के लिए बहुत जिम्मेदार गैस मानते हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड से तो जो काम आप लोग करते हो वो 312 गुना ज्यादा खतरनाक करते हो। कितना बड़ा अपराध हो रहा है धरती के ऊपर, और ये सब जानते हैं साइंटिस्ट लोग, उसके बाद भी नहीं ध्यान में आती बात। कितना बड़ा पर्यावरण हमने खराब कर दिया, और उसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अब अमेरिका जैसे देश में वहां पर जंगल जल रहे, कहीं पर बर्फ के तूफान आ रहे, कहीं पर अरब के देश, ये अरब वाले, उनको यही नहीं पता था वर्षा कैसे होती है, उनको पता ही नहीं था बादल कैसे होते हैं। वो अपने देश में से भारत में वर्षा के दिनों में आके ये देखते थे बादल कैसे बरसता है। लेकिन अभी 10 दिन पहले उनके मक्का मदीना में कारें भी बह गई, इतना बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई, सब उल्टा मौसम हो गया। कहीं समुद्री तूफान आ रहे, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं भूकंप है। ये सब क्यों है? ये इसलिए है कि हमने इस सारे पर्यावरण प्रकृति को खराब कर दिया, सबको तबाह कर दिया, और यूं ही चलते रहे तो आने वाला समय और खतरनाक बनेगा। इसलिए हमने समझदारी से चलना चाहिए। मेरे से पहले आपके बीच में जीतू भाई सोलंकी जी कहाँ हैं? आपने दिया ना भाषण, क्या क्या बताया? जीवामृत, घन जीवामृत कैसे होता बताया क्या? प्राकृतिक खेती के बारे में। नमस्कार सर, मैंने कितने साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और जो क्या मैं उपज रहा हूँ उसी के बारे में बताया। और जो मैं हल्दी की प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ आखिर 4 साल से, और प्राकृतिक खेती तो वैसे मैं 7 साल से कर रहा हूँ, 2017 के बाद जी। और जो आपने जो मिशन गुजरात में जो शुरू किया कोरोना के बाद, उसमें हर एक कैंप में वो ट्रेनिंग में मैंने भाग लिया है, और उससे प्राकृतिक खेती करता हूँ। और हल्दी में मैं अपने खेत से ही अपनी प्रोडक्ट मूल्यवर्धन करके बेचता हूँ। बहुत अच्छा। और दूसरा के उसी में मैंने मूल्यवर्धित के लिए वो जो बागायत की सलाह ली थी, उसी लोगों ने मुझे पूरा मार्गदर्शन दिया था कि इस तरह से आप मूल्यवर्धन कर सकते हैं। आत्मा ने जो मार्गदर्शन दिया था, बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो उसी का मुझे कुछ नतीजा तो मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छा। तो मैंने जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में मेरी हल्दी का अपने पैसों से खर्च करके 10-12 हजार रुपया का खर्च लगा, लेकिन केमिकल और कर्क्यूमिन टेस्ट करवाया। वेरी गुड। और उसी के बाद सब मैंने लोगों को किया कि जो ये पूरी तरह से। उस टेस्ट में क्या पाया? उस टेस्ट में जो पाया कि हमारे जो मानांक है वो यूनिवर्सिटी के कि भाई 0.01 होनी चाहिए, लेकिन मेरा रिपोर्ट ब्लैंक आया, सब 0 ही आया। 0 ही आया। हमारे जो आगे कोई जहर नहीं पाया किसी भी तरह से। हमारे आगे के मानक जो जैविक खेती के हैं, तो उसमें कुछ ऐसा बताते हैं कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, 0.01 तो आ सकता है, लेकिन मेरा हल्दी के रिपोर्ट में सब ब्लैंक है आया। कमाल। और ये बताइए, उत्पादन कम तो नहीं हुआ? नहीं साहब, इस साल जो मैंने हल्दी का उत्पादन लिया था तो कोई उत्पादन कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरा गिर गाय रखता हूँ सब, और गाय का खाद और जीवामृत, बीजामृत, ये सब करने के बाद मुझे कुछ उत्पादन कम नहीं हुआ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बैठिए। आप सबसे मेरा निवेदन है खेत भाइयों, आप अपना एक ही लक्ष्य बनाओ। मैं जो निवेदन करूंगा, आप सारे खेत में मत करो, कम से कम उतना तो करो जो आपके बच्चे बीमारी से बच जाए, आप खुद बच जाए। आपका जितना खेत है उसका 1/4 हिस्सा में शुरू करो, लेकिन अपने आप नहीं, पहले उसको अच्छी तरह समझो। माननीय डीडीओ महोदय, डीएम महोदय आपके इस सारे मिशन को हर महीना मीटिंग्स भी लेते हैं, और जो आत्मा विभाग है हमारा,
खेती बाड़ी का, उनके मास्टर ट्रेनर, आप तो मास्टर ट्रेनर ही है ना जीतू भाई सोलंकी जी, मास्टर ट्रेनर कितने हैं आपके यहाँ जिला में मास्टर ट्रेनर? हमारे जिला में सब 66 हाँ 66 मास्टर ट्रेनर 66 है। तो गामड़ा में जाते हो आप? इस गांव में ट्रेनिंग लगी कभी? हाँ, हमारे यहाँ आत्मा ने जो हमें कल, हाँ हमारे यहाँ जो आत्मा के अधिकारियों ने जो कल्चर दिया है, एक मास्टर ट्रेनर को 3 गांव में जाना पड़ेगा बहुत और 3 गांव में जाके जो मीटिंग करनी है। हाँ वो चल रही है हमारे यहाँ। अभी पहले वैसा था कि आत्मा का स्टाफ होना चाहिए, अभी किसान अपने आप भी 20-25 खेडूत के साथ मीटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके यहाँ चल रही लगातार? अभी वो दिवाली के बाद जो गेहूं की बिजाई में खेडूत थे, तो अभी हमने जो ये पिछले महीने से ये ट्रेनिंग फिर से शुरू की है सबने। बहुत अच्छा, इसको चलाइए। आपके आत्मा के अधिकारी आएंगे आज सब यहाँ है। अच्छा तो आए हैं आप, तो आप थोड़ा जानकारी जरूर देना इसके बारे में, क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं आपकी, आप थोड़ा बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, है जी। हाँ, और इस गांव में भी लगाइए अपना ट्रेनिंग। बैठिए। तो डायरेक्टर महोदय हैं आत्मा डिपार्टमेंट के, और ये लोग बड़ी मेहनत पूरे गुजरात में कर रहे हैं। गामड़ा गामड़ा में इनके लोग जाते हैं, खेडूत को ट्रेनिंग देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, सरकार की ओर से फ्री है। और अब तो खुशी होनी चाहिए आपको, इस 25 नवंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। इसके लिए पहली बार 2481 करोड़ रुपए मंजूर किए। जितनी ट्रेनिंग ये चलेंगी, और ये मास्टर ट्रेनर है, और अब हमने हमारी बहनों को भी प्राकृतिक कृषि सखी बना के ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो बहन अपने खेत में प्राकृतिक खेती कराएगी, देसी गाय का पालन करेगी, मॉडल बनाएगी, ऐसी बहनों को हम सरकार की ओर से 6000 रुपए केवल 15 दिन के लिए मिलेंगे। हर महीने 15 दिन वो घर का काम देखे, 15 दिन अपनी साथी सहेलियों में प्रचार करे। इसके लिए 6000 रुपए बहनों को मिलने वाले हैं। तो आप तैयार हो ऐसी बहनें जो इस काम पे करेंगी? और जो मास्टर ट्रेनर किसान है, इनको भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अभियान चला के हम गुजरात को एक आदर्श स्टेट बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि किसान ऐसी खेती करे जिससे उनकी समृद्धि भी बढ़े, धरती माँ बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे और लोगों का स्वास्थ्य बचे। इस मिशन को अब राष्ट्रीय पूरे देश में चला जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन, ये कठिन काम नहीं है, इसमें केवल घर में एक देसी गौमाता होनी चाहिए, उसी में क्वालिटी, उसका गोमूत्र और गोबर सब सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है, उससे गुणवत्ता आएगी खेती की, अन्य किसी प्राणी में नहीं है। गाय रखते हैं आप लोग? कौन कौन रखता है गाय? हाथ खड़ा कर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, गौ रक्षक बैठे हैं। तो आप जिसके घर में गाय, और वो यदि रासायनिक खेती करता है, तो वो तो अभागा आदमी है भाई, अभागा। आपके घर में भगवान ने सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगाई हुई है। गौ माता की जो आते हैं ना पेट, इसमें कितने सूक्ष्म जीवाणु, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा। 1 ग्राम 24 घंटे में जो गाय लगभग 10 किलो गोबर देती ना, उसमें कितने हैं? उसमें करीब 3300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। और वो सूक्ष्म जीवाणु जब जीवामृत, घन जीवामृत में बढ़ा करके खेत में डालते हो, तो वो मेलवन होता खेत में। जैसे 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डालने से पूरा दही में बदल जाता है, ऐसे मेलवन बनेगा। वो सूक्ष्म जीवाणु सैकड़ों तरह के, वही धरती में आकाश से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को देते, वही धरती में जो खनिज पड़े उनसे भोजन बना के पौधे को देते हैं। उसमें यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक की दवाई की जरूरत कम पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब मेरे जो खेत हैं, मैं खुद खेडूत हूँ, 180 एकड़ हमारा कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में खेत है, 350 हमारे पास में गाय, एक बूंद यूरिया डीएपी में देता नहीं, और मेरे खेत में उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा होता है। 35 क्विंटल डांगर इस साल मैंने प्रति एकड़ में निकाला, 35 क्विंटल। और जो रासायनिक खेती करते हैं उन्हें जो डांगर निकाला, उनका निकला 30 से 32 क्विंटल जोर लगा के। उनका खर्चा हुआ प्रति एकड़ 20,000 रुपया, और मेरा खर्चा हुआ 2,000 रुपया। समझ में आई? उन्होंने पानी प्रयोग किया 100% और मैंने पानी प्रयोग किया 50%। उन्होंने पैदावार की 30 से 32 क्विंटल, मेरी पैदावार उत्पादन हुआ 35 क्विंटल। उन वाले डांगर को खा के कैंसर होगा और मेरे वाले डांगर को खा के ओलंपिक में पहलवानी करेंगे। फर्क नहीं है इस बात का, वो स्वस्थ बनेंगे। मैंने धरती को भी बचाया, पानी को भी बचाया, पर्यावरण को बचाया, और रासायनिक वाले ने इन सबको बर्बाद करने का काम किया, पाप किया और लोगों को बीमार किया। तो ये जो दिमाग में ना उत्पादन घटेगा, नो, ये गलत है। सही विधि उसकी अपनाओ, बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, और इसके लिए बाजार नहीं जाना, घर में ही सब कुछ बनेगा। कोई बाजार से चीज नहीं खरीदनी प्राकृतिक खेती में, आपका खर्चा 0 के बराबर होगा। जब खर्चा ही नहीं रहेगा तो आमदनी अपने आप बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा। और आज भाई और बहनों, पूरे गुजरात में हमारे डीडीओ महोदय, डीएम साहब ने आपके लिए बाजार की व्यवस्था कर दी। जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर ऐसी जगह बना दी जहां आप हर गुरुवार और रविवार को अपना सामान जाकर के बेच सकते हैं। ऐसे खेडूत मेरे को मिलते हैं कि जी हम सामान प्राकृतिक खेती का लेके जाते हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं, 1 घंटा भी नहीं लगता हमारा सामान को बिकने, और बिचौलिया खत्म हो गई, ज्यादा कीमत मिलती है। आज बाजार की कोई कमी नहीं। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल जहर मुक्त है, प्राकृतिक है, ये गारंटी होनी चाहिए। आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, तो एक वातावरण खड़ा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सहकारिता के माध्यम से आपके एफपीओ बना रहे हैं, उनमें आपका सामान की बिक्री होगी, आपकी ये जो सर्टिफिकेशन की व्यवस्था रहेगी कि ये प्राकृतिक है कि नहीं, ये सब व्यवस्थाएं पूरे गुजरात में तेजी से आगे काम बढ़ने वाला है, और देश भर में। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटो, इससे धरती उपजाऊ बनेगी और लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, देश का धन बचेगा और आपका भी पैसा बढ़ेगा। ये जैविक खेती नहीं है, इसको दिमाग से निकालो। जैविक खेती में उत्पादन कम होता है। आपको डराते हैं लोग कि आपकी पैदावार उत्पादन कम होगा। आपको मैंने खेडूत खड़े किए जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनका कोई उत्पादन कम नहीं। और आपसे पुनः आग्रह, पूरे खेत में मत करो, उतना तो करो जो आपके बच्चे जहर रहित भोजन ले सकें। आप अपनी गौ माता को कम से कम जहर वाला मत खिलाओ। आज माँ के दूध में भी यूरिया, गौ और भैंस के दूध में भी यूरिया, पानी में भी जहर। अभी पिछले दिनों अमूल डेयरी के एक चेयरमैन मेरे से मिले और उन्होंने कहा जी हम बहुत प्रोडक्ट अमूल के बनाते हैं और विदेश में भेजना चाहते हैं उनको, दुनिया के बाहर के देशों में। लेकिन जब बाहर के देशों को भेजते हैं तो वो टेस्टिंग करते हैं और फेंक देते हैं हमारे माल को। क्यों? क्योंकि हमारे घी में भी जहर मिलता, पेस्टिसाइड, और बाकी चीजों में भी जहर मिलता है। तो ये खाने के लिए तो मैं कहा भारत वाले ही मजबूत हैं, बाकी तो कोई नहीं खाना चाहता। ये तो आप ही जुटे पड़े हैं सबको खाने के, कोई ध्यान है ही नहीं है मेरा खाने के ऊपर। बाहर के देशों में आपके खेती का कोई सामान यूरोप का देश नहीं खरीदता।
सिद्धपुर अपना एक तालुका है कि नहीं गुजरात में, वहां मसाले की खेती करते हैं। अब उनके मसाले की खेती से बहुत पैसा मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। क्यों? उनके मसाले को कोई नहीं खरीदता, उसमें इतना यूरिया डीएपी जहर मिलता है। अब वो बेचारे दुखी रो रहे, बर्बाद हो रहे। तो आप सब खेडूत भाइयों से मेरा निवेदन है, आपके बीच में मैं आया, डीएम साहब, डीडीओ महोदय, एसपी साहब, अधिकारी सब लोग आए, तो आप एक संकल्प लो और मुझे विश्वास दिलाओ गुरु दक्षिणा के रूप में। दिलाओगे कि नहीं? मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, गुरु दक्षिणा दोगे या यूं भेजोगे? इस धर्म नगरी से यूं ही भेजोगे क्या? मूल द्वारका से कुछ दान दक्षिणा दोगे? वाह, मेरी बहन कहती देंगे। आप भी देंगे? तो मैं कुछ नहीं लेता, एक ही लूंगा कि आप जहर वाली खेती को छोड़ो और प्राकृतिक खेती शुरू करो, और उतनी कम से कम करो जो आपके घर के बाल बच्चे परिवार की पूर्ति कर सके। जो ऐसा करेंगे वो हाथ खड़ा करे। वाह भाई वाह, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत धन्यवाद। अब यदि आप जहर मुक्त खेती करेंगे तो ये बेचारे जो मछुआरे भाई, इनको भी शुद्ध खाना मिल जाएगा, ये भी स्वस्थ रहेंगे। और जो शहरों में खेती नहीं करते, आप बिना जहर की खेती करोगे, उनको भी शुद्ध खाना मिलेगा। तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जीवन देने वाले बनो, लोगों को स्वास्थ्य देने वाले बनो। और अब आप क्या बन रहे हैं? लोगों का स्वास्थ्य खराब करने वाले। अब हम लोगों को अस्पताल भेज रहे हैं। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय, उनकी पूरी टीम, आत्मा के हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि ये मिशन और तेजी से बढ़ाना। अभी पर्याप्त नहीं, अभी बहुत जहर देश धरती में पड़ रहा है। धरती माँ करा रही, रो रही है। हम कैसे बेटे अपनी माँ को जहर खिला रहे, धरती माँ को अपवित्र कर रहे, समुद्र का जल भी दूषित कर दिया, झीलें नदियां सब हमने दूषित कर दी। आज इससे बाहर निकल के इस प्रकृति को बचाओ। भगवान की पूजा यही है कि भगवान की व्यवस्था में सहयोग करो। भगवान ने इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई, इसे दूषित मत करो। इसको अच्छा बनाएंगे तो भगवान खुद ही प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, बातों को बड़े प्यार और ध्यान से सुना। मुझे विश्वास है कि इसे आप अपने जीवन का अंग बनाएंगे और सब सुखी होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सोच हमारी हो। धन्यवाद।